नमस्कार, आप हैं शिक्षा मंथन में पवन दुबे के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में। इसके पहले हम लोगों ने वृद्धि एवं विकास से संबंधित इसके अर्थ, दोनों में अंतर और मानव विकास की अवस्थाएं, विकास के प्रमुख आयाम और इनके सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर ली है। इसके बाद जो मुख्य बिंदु बचता है वो ये है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे की विकास की अवस्थाएं या उन अवस्थाओं के अनुरूप उनका विकास समुचित रूप से होता रहे, इसके लिए बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं और इन कारकों पर पूरी तरह से हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह समुचित रूप से बालक के विकास में अपना योगदान दें। इसके लिए हमें इन कारकों को मुख्य रूप से देखना और समझना चाहिए और उन कारकों को जहाँ तक हो सके व्यवस्थित करके चलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास के कारकों को मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पहला है आनुवंशिक कारक और दूसरा है वातावरण से संबंधित कारक, या इसको हम वातावरणीय कारक भी कहते हैं। अब आनुवंशिक कारक में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको कि हम सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें तीन प्रमुख कारक हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है लिंग और तीसरा है प्रजाति। ये वंशानुक्रम किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करता है, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक बालक अपने पूर्वजों से कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण प्राप्त करता है जो कि उसके आने वाले जीवन को या उसके आने वाले जीवन में विकास के जितने भी आयाम हैं, उन आयामों को भी वो पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम होता है। तो ये वंशानुक्रम से संबंधित बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों को दिया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसकी चर्चा करना यहाँ पर समीचीन होगा। वो है बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन ने बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि मानव के जो दो प्रकार के कोश हैं, वह कोश इन्होंने दैहिक कोश की चर्चा की थी, यानी कि सोमैटिक सेल्स, और दूसरा था इनका उत्पादक सेल्स या उत्पादक कोश के नाम से हम जान सकते हैं जर्म सेल्स। अब ये दैहिक कोश की हमारे बच्चे के जीवन में क्या उपयोगिता है? एक बालक की शारीरिक संरचना को रूप देने का कार्य जो करता है वह दैहिक कोश का कार्य होता है, और जन्म देने का कार्य किसका होता है? उत्पादक कोश का होता है, यानी कि जर्म सेल्स का होता है। अब इन उत्पादक कोशों की जो रचना होती है उसका कार्य इनका निर्माण करना बीज कोश द्वारा होता है। बीज कोश यानी कि जर्म प्लाज्म द्वारा होता है, और ये बीज कोश जो उसके माता पिता हैं वह अपने माता पिता, यानी कि यही बीज कोश माता पिता अपनी संतानों को हस्तांतरित करते हैं, जो कि उन्हें प्राप्त कहाँ से हुआ रहता है? प्राप्त उनको अपने माता पिता से हुआ रहता है। यानी कि यह बीज कोश जो है जर्म प्लाज्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। यानी कि इसको जो है हम एक हस्तांतरित करने का कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका, बीजमैन का। यही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम के नाम से जान सकते हैं। अगला है लिंग। लिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। वो बालक है या बालिका है, बालक का विकास
उसकी गति, जन्म के समय भार, उसकी जन्म के समय लंबाई, या और भी जो भी बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो या शैशवावस्था हो, इन सब में विकास बालिकाओं की अपेक्षा थोड़ा सा भिन्न होता है। ये भिन्नता उसके विकास के आयामों में भी देखी जा सकती है, वो भी जो है इन भिन्नताओं से प्रभावित होता है। तो हमारे सामने यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में सामने आता है या एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है आपका प्रजाति। ये प्रजाति, इस हमारे विश्व में बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में भूमध्य सागरीय प्रजाति या यूरोपियन प्रजाति या मंगोलाइड पीली प्रजाति या नीग्रोलाइड काली प्रजाति या बहुत सारे प्रजाति के लोग रहते हैं, और इन प्रजाति के लोगों का अपनी प्रजाति के अनुरूप या उसके पैटर्न के अनुरूप वह विकास कार्य करते हैं या उस विकास के पैटर्न पर वो चलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रजाति अपनी विकास की जो उसकी एक उसका पैटर्न है, उसी पैटर्न के अनुरूप वह चलती है, विकास के पथ पर अग्रसर होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि विकास या वृद्धि को उसकी प्रजाति पूरी तरह से प्रभावित करती है। अगला जो कारक हमारे सामने आता है वो है वातावरण से संबंधित कारक या वातावरणीय कारक भी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें पहला कारक है गर्भावस्था में परिवेश। ये गर्भावस्था में परिवेश जब से बालक माता के गर्भ में आता है और जब तक वह जन्म नहीं लेता है, इस समयावधि को हम गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें माता का खान पान, उसका बाह्य परिवेश या एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाहर का वातावरण है, बाहर का कोलाहल है, या इस तरह से जितने भी परिवेश को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह भी पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं, और उसके कारण भी बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि सकारात्मक परिवेश की हम संकल्पना करते हैं तो वह आने वाले बालक के विकास की संपूर्ण अवस्थाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकता है या सकारात्मक वे देता है। और यदि गर्भावस्था में माता के परिवेश में कोई त्रुटि हो जाती है या उस तरह का उसको वातावरण नहीं मिल पाता है, तो वह आने वाले बच्चे के विकास की अवस्थाओं को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगला है पौष्टिक भोजन अथवा पोषण। बालक को विकास करने के लिए या बालक को विकास के समुचित आयामों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पौष्टिक भोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या उसका बालक का पोषण किस तरह से हो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बालक को भोजन जो मिल रहा है उसमें पौष्टिक तत्व हैं या नहीं हैं, उसके जब शरीर का संपूर्ण ढंग से विकास नहीं होगा, उसके सभी अंगों का पूरी तरह से वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो उसके आने वाले जीवन में उसके विकास के विभिन्न आयामों को वो प्रभावित करेगा। इसी तरह से पोषण भी इसको एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। अगला कारक है रोग अथवा शारीरिक विकार। हम ये देखते हैं प्रायः कि कोई बच्चा यदि किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसका जो विकास होता है वो काफ़ी क्षीण हो जाता है या बहुत प्रभावित होता है। इसी प्रकार से चाहे कोई विकार उत्पन्न हो गया हो, वो भी आने वाले विकास के आयामों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो हमें ये चाहिए
कि इस तरह के कोई भी शारीरिक विकार अथवा रोग बच्चे के जीवन में उत्पन्न न होने पाए। यदि उत्पन्न हो जाता है तो प्रारंभिक अवस्था में ही उस रोग का निराकरण किया जाए। इससे बच्चे के आने वाले भविष्य में जो भी विकास के आयाम हैं उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि वातावरण से संबंधित कारकों में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला हमारा जो कारक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि कई प्रकार की होती हैं, और इन ग्रंथियों से कुछ ऐसे स्राव स्रावित होते हैं जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई या थायराइड ग्रंथि हो गई या अन्य भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं। तो इसमें एक उदाहरण हम ले सकते हैं थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नाम का एक पदार्थ का सेवन स्राव होता है। इस पदार्थ के स्राव की मात्रा यदि कम होती है अथवा ज़्यादा होती है तो विकास को यह प्रभावित करती है। अर्थात इसकी मात्रा उचित रूप से स्राव होता रहे, इसको सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि बालक के विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की उनमें क्षमता होती है। तो इस तरह से हमारे सामने यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित होता है। अगला कारक हमारे सामने उपस्थित होता है बुद्धि। बालक में बुद्धि का जो स्तर है वो कई प्रकार से हो सकता है। प्रखर बुद्धि का बालक हो सकता है, औसत बुद्धि का बालक हो सकता है, या औसत बुद्धि से कम बुद्धिलब्धि का बालक हो सकता है। तो इस बुद्धिलब्धि के जो रैंकिंग है इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जो बालक प्रतिभाशाली है या उच्च बुद्धिलब्धि क्षमता का बालक है उसके अन्य जो विकास के क्षेत्र हैं वो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो या अन्य जो भी विकास हैं, उन विकास में तीव्रता देखी जाती है या वह विकास एक उचित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और उनको प्राप्त करते हैं। इसी के अगर हम अगेंस्ट देखते हैं कि कोई बालक ऐसा है जिसकी बुद्धिलब्धि औसत बुद्धि से कम है या औसत बुद्धि तक है, तो उन बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास या विकास के अन्य जो भी एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं, उन सभी आयामों में ये देखा जा सकता है कि उच्च बुद्धिलब्धि क्षमता वाले बालक से इन बालकों का विकास कम हो पाता है, यानी कि उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम ये देखते हैं कि बुद्धिलब्धि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगले कारक के रूप में हमारे सामने आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण बालक के विकास को इस तरह से प्रभावित करता है कि जैसे किसी बालक को उचित प्रकाश, शुद्ध वायु या इस तरह से जो भी भौतिक वातावरण है उनका संयोजन हम समुचित रूप से कर पाते हैं तो बालक के विकास में सहायता मिलती है और उसका समुचित रूप से विकास होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह भी हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित होता है। अगला कारक है परिवार की परिस्थितियाँ। वो उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे सामाजिक एवं आर्थिक। परिवार की परिस्थितियाँ मूल रूप से ये देखा जाता है कि बच्चा परिवार में ही, चूँकि उसका पहला समाज परिवार होता है और सामाजिक गुण जो बच्चा सीखता है वह अपने परिवार में ही रह कर के सीखता है।
हालांकि सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार में भी होती है या परिवार आस पड़ोस की भी उसमें बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन परिवार में जो बच्चा रह करके सामाजिक गुणों को सीखता है वह उसके विकास को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। और आर्थिक अगर हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो परिवार संपन्न है, या ये कह सकते हैं कि अर्थ एक ऐसा बिंदु है या ऐसा मुद्दा है जो कि सभी प्रकार के कारकों को संयोजित करने में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि परिवार की परिस्थितियां सामाजिक एवं आर्थिक यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। अगला कारक जो है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का आशय क्या है? अभिप्रेरणा का आशय ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति है जो हमें प्रेरित करती है, तो उसको हम अभिप्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब जैसे इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि बालक कोई है, उसकी खेल में रुचि है या उसकी संगीत में रुचि है या अन्य कलात्मक गुण कुछ भी है उसमें उसकी रुचि है और उसमें वो कार्य करता है, तो हम यदि उसको पुरस्कार देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब उसके लिए एक प्रेरक का कार्य करता है या अभिप्रेरणा उसके लिए है। उस कार्य में वह और बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको मोटिवेट करते हैं, यानी कि उसको अभिप्रेरित करते हैं। तो यह अभिप्रेरणा उसके आने वाले विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। और ये अंतिम आपका जो कारक है वो है पारिवारिक परिवेश। एक परिवार में विभिन्न प्रकार के परिवेश का संयोजन हम देख सकते हैं। वह परिवार जिसमें बालक जन्म लिया है, उस परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है, उस परिवार में बालक के जन्म का क्रम क्या है, या उस परिवार के जो भी बुजुर्ग हैं या उसके माता पिता हैं या उसके पेरेंट्स हैं, उनका व्यवहार क्या है, सभी में समान रूप से यदि स्नेह है, प्रेम है, तो बालक के विकास को धनात्मक दिशा मिलती है। और इसी के विपरीत यदि उस परिवार में आपसी ईर्ष्या, द्वेष या इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि पारिवारिक कलह को जन्म देती हैं, तो वह सारी परिस्थितियां बालक के विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं। इस तरह से बालक यह भी अवलोकन करता है कि हमसे जो बड़े लोग हैं वह अपने बड़े लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से उनका अपने बड़े लोगों के प्रति व्यवहार है। इन सब चीज़ों का अवलोकन करते हुए बालक की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये आप परिवार का जो भी परिवेश है वह बालक के विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है।